देखो बेटा, आप लोगों को केमिस्ट्री में जो वीडियो हमने भेजे हैं उनसे आपको पढ़ाई करने में मदद मिल रही होगी। केमिस्ट्री में बेटा अपना जो चैप्टर हमने चालू किया था वो था रासायनिक बलगतिकी। क्या था? रासायनिक बलगतिकी वाला चैप्टर हमने केमिस्ट्री में चालू किया था। इस चैप्टर में बेटा हम आपको शायद 3 टॉपिक पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में जो हमने आपको भेजा है। पहला टॉपिक था रासायनिक बलगतिकी, दूसरा टॉपिक था अभिक्रिया और तीसरा टॉपिक था अभिक्रिया का वेग। चौथा जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से अभी बाहर है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जरा ध्यान देना, इसकी हमें जरूरत भी पड़ती है, इसलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। ध्यान देना बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। सपोज करो कि कोई अभिक्रिया हो रही है, A इक्वल टू प्रोडक्ट, A इक्वल टू प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो A है और उत्पाद की हमें क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। क्लियर? सुनो, आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में अभिकारक की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है। हमने अपने मन से मान लिया 50 ग्राम, ठीक है। और प्रारंभ में उत्पाद की जो मात्रा होती है वो होती है 0। क्लियर? इसे ग्राम ना लेकर आप अणु ले लो, तो हमने प्रारंभ में अभिकारक के 50 अणु ले लिए और शुरुआत में उत्पाद की मात्रा कितनी है? 0 है। सपोज करो ये है अभिकारक के अणु। ये क्या होगा बेटा? अभिकारक के अणु। ध्यान देना भाई बात। पहला पॉइंट ये है इस सिद्धांत का कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थ के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों के कारण क्या होती है? संपन्न होती है। इस सिद्धांत का कहना यह है बेटा कि देखो, अभिकारक का निर्माण अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर हुआ है। ये अभिकारक के क्या है? अणु है। अपन को पता होना चाहिए कि चाहे पदार्थ की ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो, चाहे गैस अवस्था हो, पदार्थ के निर्माण में भाग लेने वाले अणु किसी ना किसी प्रकार की क्या करते हैं? गति करते हैं। तो अभिकारक के निर्माण में भाग लेने वाले जो अणु हैं बेटा, वह भी इधर से उधर क्या करेंगे? गति करेंगे। और गति के दौरान ये अणु आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? टकराएंगे। जब ये अणु एक दूसरे से टकराएंगे तो इनके बीच में क्या होंगी? टक्करें होंगी। और टक्करों के कारण ही कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है।
ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों के कारण क्या होती है, संपन्न होती है। पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि टक्करें तो सभी अणु करते हैं, ध्यान देना, टक्करें तो सभी अणु करते हैं, लेकिन सभी अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। देखो, अभिकारक के सारे अणु एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो ये बोले टक्करें तो सभी अणु करते हैं, लेकिन सभी अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। केवल कुछ अणुओं के बीच होने वाली टक्करें ही अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्लियर है? ध्यान से सुनना, टक्करें तो सभी अणु करते हैं, लेकिन सभी अणुओं के बीच होने वाली टक्करें बेटा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती। केवल कुछ अणुओं के बीच होने वाली टक्करें ही अभिक्रिया के वेग को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, वे अणु उसके सक्रिय अणु कहलाते हैं, और जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती हैं, वे अणु उसके निष्क्रिय अणु कहलाते हैं। क्लियर है क्या? ध्यान देना, जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, वे अणु कहलाते हैं सक्रिय अणु, और जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती हैं, वे अणु कहलाते हैं निष्क्रिय अणु। अब यार एक समस्या हो गई, अणु तो यही है जो कि आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ अणु क्या है, सक्रिय, कुछ अणु क्या है, निष्क्रिय। इसको कैसे डिवाइड करें? तीसरा पॉइंट देखना, देखो बेटा, जिन अणुओं की ऊर्जा, जिन अणुओं की ऊर्जा ऊर्जा के एक निश्चित तल, ऊर्जा के एक निश्चित तल के मान के बराबर है या उससे अधिक है, जिन अणुओं की ऊर्जा ऊर्जा के एक निश्चित तल के मान के बराबर है या उससे अधिक है, वो अणु को कहलाएंगे सक्रिय अणु। और जिन अणुओं की ऊर्जा बेटा ऊर्जा के एक निश्चित तल के मान से क्या है, कम है, वे अणु कहलाएंगे बेटा निष्क्रिय अणु। क्लियर है? क्या बोला मैंने? हमने ये कहा कि जिन अणुओं की ऊर्जा ऊर्जा के एक निश्चित तल के मान के बराबर है या उससे अधिक है, वे अणु तो कहलाएंगे सक्रिय अणु। और जिन अणुओं की ऊर्जा ऊर्जा के एक निश्चित तल से क्या है, कम है, वे अणु कहलाएंगे आपके निष्क्रिय अणु। बेटा याद रखना, ऊर्जा का ये जो तल है, ऊर्जा का यह तल दहलीज ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का ये तल क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा कहलाती है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा रोधिका, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा रोधिका, एनर्जी बैरियर। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगर हम आपसे केवल पूछें कि आप हमें दहलीज ऊर्जा की परिभाषा बताओ या ऊर्जा रोधिका की परिभाषा बताओ, तो परिभाषा ये होगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए
ऊर्जा का वह निश्चित तल जिसके बराबर या जिससे अधिक ऊर्जा वाले अणु क्या कहलाते हैं? सक्रिय अणु। और जिससे कम ऊर्जा वाले अणु क्या कहलाते हैं? निष्क्रिय अणु। ऊर्जा का वह निश्चित तल क्या कहलाती है? दहलीज ऊर्जा या ऊर्जा रोधिका कहलाती है। क्लियर? हर अभिक्रिया के लिए दहलीज ऊर्जा का मान बेटा अलग अलग होगा। जैसी अभिक्रिया होगी वैसे उसके लिए दहलीज ऊर्जा का क्या होगा? मान होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट टॉपिक भैया, जो सक्रिय अणु है, सक्रिय अणु चौथा पॉइंट है। सक्रिय अणुओं के द्वारा की जाने वाली जो टक्करें हैं वो प्रभावकारी टक्करें कहलाती हैं। सक्रिय अणुओं के द्वारा की जाने वाली टक्करें प्रभावकारी टक्करें कहलाती हैं और निष्क्रिय अणुओं के द्वारा की जाने वाली जो टक्करें हैं वो अप्रभावकारी टक्करें कहलाती हैं। क्या बोला हमने आपसे? सक्रिय अणुओं के द्वारा की जाने वाली टक्करें क्या कहलाती हैं? प्रभावकारी टक्करें। और निष्क्रिय अणुओं के द्वारा की जाने वाली टक्करें क्या कहलाती हैं बेटा? अप्रभावकारी टक्करें कहलाती हैं। देखो, सक्रिय अणुओं के पास ऊर्जा है ज्यादा, जब वो गति करते हुए एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी टक्करों के कारण कोई ना कोई क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए होने वाली टक्करें क्या है? प्रभावकारी टक्करें। निष्क्रिय अणुओं के पास ऊर्जा है कम, वे धीमे धीमे गति करेंगे और गति के दौरान जब वो आपस में टकराएंगे तो उनकी टक्करों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। इसलिए होने वाली टक्करें कौन सी टक्करें हैं? अप्रभावकारी क्या है? टक्करें हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पांचवा पॉइंट जो है बेटा, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, ध्यान देना, अभिक्रिया का वेग होने वाली प्रभावकारी टक्करों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला हमने? अभिक्रिया का जो वेग है वो होने वाली प्रभावकारी टक्करों की संख्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा होगा? अधिक। अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा होगा? कम। बोलो, क्लियर है? ध्यान देना पांचवें पॉइंट को। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वह उसमें भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाली प्रभावकारी टक्करों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कैसा होगा? कम होगा। बोलो, क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेटा जो सक्रिय अणु है और जो निष्क्रिय अणु है इनमें अंतर क्या है? इनमें केवल ऊर्जा का अंतर है। काय का अंतर है? ऊर्जा। सक्रिय अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित मान से अधिक है या उसके बराबर है, जबकि निष्क्रिय अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित मान से क्या है? कम है। इनमें केवल ऊर्जा का ही अंतर है। यदि हम किसी भी बाह्य तरीके से या किसी भी बाह्य माध्यम से निष्क्रिय अणुओं को ऊर्जा दें, किसी भी तरीके से अपना निष्क्रिय अणुओं को ऊर्जा दें तो इनकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि निष्क्रिय अणुओं की ऊर्जा बढ़कर सक्रिय अणुओं की ऊर्जा की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, या दहलीज ऊर्जा के मान के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जिस अवस्था में निष्क्रिय अणुओं की ऊर्जा सक्रिय अणुओं की ऊर्जा के बराबर हो जाएगी उस अवस्था में निष्क्रिय अणु क्या बदल जाएंगे बेटा?
सक्रिय अणु में बदल जाएंगे और निष्क्रिय अणु को सक्रिय अणु में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर हो? किसी निष्क्रिय अणु को सक्रिय अणु में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा बेटा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। बोलो ये आपको क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया के वेग का टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत में पहला पॉइंट यह है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं के बीच होने वाली टक्करों के फलस्वरूप संपन्न होती है। सेकंड पॉइंट है कि टक्करें तो सभी अणु करते हैं, लेकिन सभी अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती हैं। जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती हैं, वे अणु कहलाते हैं सक्रिय अणु, और जिन अणुओं के बीच होने वाली टक्करें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती हैं, वे अणु कहलाते हैं निष्क्रिय अणु। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का अपना एक ऐसा निश्चित तल होता है जिसके बराबर या जिससे अधिक ऊर्जा वाले अणु क्या कहलाते हैं सक्रिय अणु, और जिससे कम ऊर्जा वाले अणु क्या कहलाते हैं निष्क्रिय अणु। ऊर्जा का यह निश्चित तल बेटा दहलीज ऊर्जा या ऊर्जा रोधिका कहलाता है। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यह है बेटा कि सक्रिय अणुओं के बीच होने वाली जो टक्करें हैं वो कहलाती हैं प्रभावकारी टक्करें, और निष्क्रिय अणुओं के बीच होने वाली जो टक्करें हैं वो कहलाती हैं अप्रभावकारी टक्करें। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वह होने वाली प्रभावकारी टक्करों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या अधिक है तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, अगर प्रभावकारी टक्करों की संख्या कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। लास्ट पॉइंट है, किसी निष्क्रिय अणु को सक्रिय अणु में परिवर्तित करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ही बेटा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। हो जाएगा? ये टॉपिक आपको समझ में आया? क्लियर है? ओके।